हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल कमल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस तरीके से आपके इस मैथ में कुल मिला के 15 चैप्टर रहेंगे, जिनका हम एक एक करके सारी इनकी एक प्लेलिस्ट बना के हमारे चैनल में डाल देंगे, जिससे आप इनको आसानी से देख पाएंगे। तो आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले इसके बारे में पहले हमें कुछ बेसिक्स बातें जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। और प्रश्नावली 1.1 करने से पहले हम इनके बारे में जानेंगे, जिससे आप ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो आसानी से लगा पाएंगे। तो हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की थी। पहली वास्तविक संख्याएं, दूसरी क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, जो हम अपने आने वाली नेक्स्ट क्लास 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे सिलेबस में क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर कुछ संख्याएं आती हैं, जैसे पहली हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक क्या होते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अगर आप परिमेय संख्या को पता लग जाता है तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, एक चलती रहती हैं इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब कभी खत्म नहीं होती। उन चीज़ों को क्या कहते हैं? हम सारी नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर इसके अंदर हम पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर इसके अंदर हम अगर जीरो भी साथ में ले लें, जीरो भी अगर इसके साथ काउंट कर लें, तो वो हमारी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? अगर इसके संग ये सारी वैल्यू कैसी हैं? प्लस वाली हैं। अगर इसके साथ हम माइनस वाली भी संख्याएं ऐड कर लें, तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे पूर्णांक बन जाएंगे। इस तरीके से आपको एक दूसरी चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ना है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पहले 1 2 3 से शुरू स्टार्ट किया, जो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके अंदर अगर हमने जीरो साथ में ले लिया, तो वो हमारी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। और जब उनमें माइनस वाली भी टर्म ऐड कर दी हमने, तो वो हमारी क्या बन गई? पूर्णांक संख्याएं बन गई। हमारा चौथा कंसेप्ट क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वो सारी संख्याएं जिनको हम p बटे क्यू की फॉर्म में लिख पाए, जहां हमारा जो क्यू होगा वो क्या नहीं होगा? जीरो नहीं हो सकता। और जो हमारा p और q दोनों ये वैल्यू हैं, वो क्या होंगे? सभी क्या? पूर्णांक होंगे। मतलब पूर्णांक मतलब कैसे होंगे? वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, प्लस वाली वैल्यू भी हो सकती है और माइनस वाली वैल्यू भी हो सकती है। एक बात और, जो HCF होता है किसका? P और Q का, वो क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। वो सारी संख्या क्या आती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखे हम 1/3, 2/9, ये सारी क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अगर इनका HCF देखें, दोनों का क्या है? 1 आता है। मतलब इस संख्या क्या है? इनका अगर HCF लेंगे तो दोनों में से क्या आएगा? 1 को बनाएगा। ठीक है, अब आ गया हमारा लास्ट कंसेप्ट, अपरिमेय संख्याएं। क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वो सारी संख्या जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सके।
पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके। वो क्या होती है, सारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अगर हम आपको सीधे सीधे पता लगे तो आपको जो अंडर के अंदर कोई अगर अभाज्य संख्या ले लें हम 3 या 5, ये सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। अभाज्य संख्या क्यों बोला, अगर हम इसके अंदर √4 ले लेंगे तो उसकी हमारे वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि √4 किसके बराबर होता है, ±2 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। अपरिमेय संख्या में एक चीज और काउंट होती है, आपने पढ़ा होगा कि वैल्यू जब एक के नंबर के बाद अगर रिपीट करता रहता है नंबर हमारा, तो वो भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एक के बाद अगर हम एक 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 अगर ऐसे ऐसे चलता रहे, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर किसी नंबर के बाद वैल्यू हर बार बदलती रहती है, जैसे 1 2 5 7 9 4 3 1 5, इस तरीके से वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, तो वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, वो सारी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अब हम हमारा चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि आपके पास कोई भी दो पूर्णांक है, कैसे हैं वो, धनात्मक पूर्णांक, मतलब वैल्यू कैसी है, वो पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक पूर्णांक है, जहां एक बड़ा है किससे, बी से। ये वैल्यू कंडीशन जरूरी होनी चाहिए कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, तो बड़ी वैल्यू को लिखा जा सकता है बी गुना में क्यू प्लस में आर, जहां जो आर की वैल्यू है वो इस बी से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी और बड़ी और बराबर हो सकती है किसके, 0 के। ठीक है, यहाँ पे जो आर है हमारा वो क्या कहलाएगा, शेषफल। जो क्यू हमारा क्या कहलाएगा, भागफल। जो बी हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भाज्य, और ए क्या कहलाएगा, भाजक। जब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन निकालेंगे पहला, उसमें हमें यही चीज देखना है, हमें तब तक क्वेश्चन सोल्व करते रहना है जब तक हमारा जो आर है वो क्या ना बन जाए 0, और जहां हमारा आर 0 बन जाएगा वहीं हमारा HCF जो उसका आंसर है वो निकल जाएगा। HCF हमेशा क्या होगा, जहां आर 0 होगा वहां उस संख्या में जो हमारा भाज्य होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। अब ये चीज आपको पता लग गई है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल पाओगे, आपको क्वेश्चन करने में कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कि इन संख्याओं का निकालना हमें HCF, और किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, HCF। तो चलो हम निकालते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, HCF निकालना है हमें क्या, किसका, 135 और 225 का। तो शुरुआत कैसे करेंगे, आप जैसे मैं करवाता हूं ऐसे ही आपको एग्जाम्स में करना है, जिससे आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ हमने हल लिखा और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 225 है जो हमारा बड़ा है किससे, 135 से। तो यहाँ हमारा क्या लग जाएगा, अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो वहां हम क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें क्या कहती है, ये चीज आपको लिख के भी दिखानी है यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख के तो क्या क्या बताती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है उसको लिख सकते हैं हम 135 मल्टीप्लाई कुछ। यहाँ इस चीज को हमें पहले एक साइड में सोल्व कर लेना है क्वेश्चन को। जो काम हमें साइड में ही करना है, रफ काम के लिए जगह बनाते हैं हम एग्जाम्स में हमारे लिए, वहां करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 225 को 135 से भाग देके देखेंगे तो कितने पे चलेगी वैल्यू, ये कितने पे चलेगी, 1 पे। तो कितना आ गया 135, घटाएंगे तो क्या आ गया 0, यहां से घटाया तो कितना आ गया 12 में से 3 गया 9, यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो हमारा क्या आ गया 90, और हमारा भागफल क्या आया 1। तो यहाँ क्या करना है, जो हमारा भागफल है, यहाँ क्या जो हमारा शेषफल आया है वो लिखेंगे। फिर देखेंगे हमारा शेषफल क्या कहा था मैंने, अगर शेषफल 0 आता है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे रुक जाएगा, लेकिन जब तक 0 नहीं आता तब तक इस चीज को हम बार बार ऐसे ही करते रहेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 90 क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इस चीज का नाम देंगे हम चरण 1। तो अब चरण दोबारा में क्या करेंगे, दूसरे में हम यूक्लिड प्रमेय थ्योरम का दोबारा से फिर प्रयोग करेंगे। ऐसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेय से क्या आ जाएगा, फिर जो हमारा इस टाइम हमारा भाज्य था उसको हम आगे लिखेंगे, इज इक्वल टू जो हमारा शेषफल आया था 90 गुना में, अब उसको दोबारा फिर सोल्व करके देखेंगे हम। तो इसको भाग देंगे किससे, 90 से, 90 कम 90, कितना बचा हमारा 5, यहाँ कितना बच गया 13, 13 में से 9 गया 4, अब हमारा शेष कितना बचा 45। तो कितने पे चला था, 1 प्लस में 45, क्योंकि यहाँ भी क्या है, हमारा जो 45 है वो क्या नहीं है 0। तो फिर एक तीसरा चरण फिर से हम स्टार्ट करेंगे, चरण नंबर 3, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा फिर प्रयोग करेंगे। तो अब आगे क्या आ जाएगा, 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 45 कितने से मल्टीप्लाई किया 90, तो 45 दूनी 90, तो शेषफल हमारा क्या बच गया फिर 0। यहाँ करके देखेंगे तो क्या आएगा, 90 अंदर आ गया, 45 को कितने पे चलाएगा 2 पे, कितना आ गया 90, शेषफल कितना बचा हमारा 0, ये आ गया। तो हम तो जब शेषफल हमारा 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा चरण 3 क्या था, 90 को लिखा था हमने 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 0, तो यहाँ आर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, 0 आ गया, और हमारा भाज्य क्या है, भाज्य क्या है 45, और जो हमारा भाज्य होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। अतः HCF किसका 135 और 225 का क्या आ गया 45, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है, और इस तरीके से ही करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स एग्जाम में अच्छे मिलेंगे। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है एक्सरसाइज का, 196 और 38,220 का क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। तो चलो इसको भी देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, पार्ट सेकंड क्या है, 196 और 38,220 का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। हल लिखेंगे, यहाँ क्या है 38,220 है, वो बड़ा है किससे 196 से, तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड प्रमेय क्या कहती है कि 38,220 को लिख सकते हैं हम 196 गुना में, और वो चीज़ हम क्या करके देखेंगे, साइड में हम भाग करके देखेंगे कि इसको 38,220 को
भाग करके देखेंगे 196 से। आपको ये चीज़ें साइड में करती रहनी है, पीछे जाके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साइड में करो, एग्जामिनर को पता भी लगेगा। जो आपके रफ के लिए जगह बनाते हो आप अक्सर वहीं पे करो। 196 को भाग देंगे, कितने पे चलेगा, पहले 1 पे चलेगा, कितना आ गया 196। 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 7 कुछ नहीं खास, लिए कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1। अब नहीं चलेगी तो इसके लिए नाम का मैंने क्या उतारा, अगला वैल्यू क्या होती है हमारी 2, वो उतारी। अब कितने पे चलेगा, अब ये चलेगा 9 पे। 9 पे चलाएंगे तो कितना आ गया 9 छिके 54, हासिल बची 5। अब क्या करेंगे 9 नीम 81 और 5 86, हासिल बची 8, और 9 एकम 9, 9 और 8 17, कितना हो गया ये 1764। यहाँ कितना है 2, 12 में से 2 गया 4 गया 8, 12 में 4 गया 8, यहाँ कितना बच गया 5, इस पे 81 ले तो कितना हो गया 15, 15 में से 6 गया तो कितना आ गया हमारा 9 और 6 15, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 0, हमने क्या उतार ली नीचे। अब कितने पे चलेगा, अब चलेगा 5 पे। 196 जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारा 980, और शेषफल क्या आ गया 0। जो ये क्वेश्चन में हमारा पहली बार में ही क्या आ गया हमारा आर क्या आ गया 0। तो 195 कितने पे चला 195 पे, प्लस में शेषफल क्या आ गया 0। यहाँ आर क्या आ गया हमारा 0, तथा जो हमारा भाज्य क्या है, भाज्य है हमारा 195। जो भाज्य होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। अतः HCF किसका 32,000 38,220 कोमा किसका 196 का कितना आ गया 195। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे हम। तीसरा पार्ट क्या कहता है 867 और 255 का क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। हमारा यही थर्ड क्वेश्चन यही है, 867 और 255 का क्या निकालना है HCF। अब आप HCF अच्छे से निकालना आ गया आपको, तो आप इसी विधि से दोबारा हम करेंगे सोल्व। हल में क्या है, यहाँ जो एक क्वेश्चन क्या सेम उसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अगले क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हमारा क्या है 867 है जो बड़ा है किससे 255 से। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या प्रयोग कर पाएंगे, यूक्लिड प्रमेय विभाजन का प्रयोग कर पाएंगे। यूक्लिड विभाजन लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है 867 को हम लिख सकते हैं 255 गुना में। ये चीज आपको यहाँ पे करनी है, जैसे हम करते आ रहे क्वेश्चन में 867 को किससे भाग देंगे 255 से भाग देंगे तो कितने पे चलेगा। अगर हम यहाँ 3 पे चलाते हैं तो 3 दूनी 6, ये से कम रहेगा। 4 पे चलाते हैं तो 8, लेकिन यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे क्या पे चलेगा 3 पे। तो 3 पे इसको चलाते 5 तिये 15, कितना बचा 1, हासिल बची हमारी क्या 1, फिर दोबारा 5 तिये 15 और 1 16 का हासिल बची, फिर से 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। कितना आंसर आता है हमारा आ गया 7 में से 5 गया 2, यहाँ 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1, कितना आ गया 102। तो कितने पे चली 3 पे, प्लस हमारा जो शेषफल क्या बच गया 102 बच गया। यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ 102 है जो हमारा शेषफल वो क्या नहीं है 0 नहीं है। तो चरण से दोबारा चरण दोहराएंगे हम, चरण सेकंड में क्या आएंगे, फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, अब जो हमारा भाज्य आया था कितना आया था
255 को क्या लिखेंगे, जो हमारा शेषफल आया 102 गुना में, अब उसको हम दोबारा से फिर करके देखेंगे भाग, क्या आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 255 भाग क्या आ जाएगा 102, कितने पे चलेगी, 2 पे ही चलेगी। 2 पे चलाया तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 2 जीरो 0 और फिर 2 पे चलाया तो 2 एकम 2, आंसर कितना आया, 5 में 4 गया 1, यहाँ कितना है 5 और यहाँ क्या है 0, तो हमारा शेषफल क्या बच गया अब की बार 51। तो चलाई कितने हमने 2 पे प्लस 51। यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ भी हमारा क्या है 51, क्या नहीं है 0 नहीं है। तो इसको हम इसी विधि को दोबारा से फिर दोहराएंगे, इस विधि को दोहराएंगे तो क्या कहते हैं विधि ये, जब तक r 0 नहीं आता तब तक हम यूक्लिड प्रमेय विभाजन का प्रयोग करते रहेंगे। चरण 3 में क्या कहता है, जो हमारा शेषफल आया था उसको क्या लिखें 51 मल्टीप्लाई, अब उसको फिर हम भाग देके देखेंगे किससे, अब हम की बार अंदर हमारा 102 आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा 51 को हम अगर 2 पे चलाते हैं तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 और यहाँ हमारा शेषफल क्या आ जाता है 0। तो 51 को किस पे चलाया 2 पे प्लस शेषफल क्या आ गया हमारा 0। अब लिखेंगे क्योंकि r क्या आ गया हमारा 0 आ गया तथा यहाँ हमारा भाज्य क्या है 51, अतः HCF किसका, हमारी जो क्वेश्चन था हमारा 267 और 255 का HCF है क्या आ गया 167 और 255 का HCF क्या आ गया 51, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो HCF इसका 867 और 255 HCF कितना आ गया 51। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इसलिए हम इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट को सोल्व कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक कैसा है विषम पूर्णांक 6q+1 तथा 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई भी क्या है कि पूर्णांक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, यहां मानते हैं, माना a कोई भी विषम धनात्मक क्या है पूर्णांक है। ये क्वेश्चन कह रखा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तथा b को मानते हैं हम 6, ठीक है, b को 6, अर्थात अगर b हमारा 6 है तो हमारा जो r की वैल्यू क्या होगी वो हमेशा किससे रहेगी 6 से तो कम रहेगी और बड़ी किससे इक्वल किसके हो सकती है 0 के इक्वल हो सकती है। इसलिए हमारा r क्या क्या हो सकता है हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 और 5 हमारा r की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लिखेंगे तथा जो a है वो बड़ा है किससे 6 से। यूक्लिड, अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a को हम लिख सकते हैं 6 × q प्लस r की फॉर्म में, ठीक है। और हमारे पास अब r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू है टोटल r की। तो हमारे इस हर एक वैल्यू को रख रख के देखेंगे हमारा क्या क्या सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे हम केस 1 जहां r क्या है 0 है, तो इसके अंदर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ गया 1 इसके बराबर आ गया 6q + 0
तो क्या होता है 6Q। ये क्या आ गया हमारा एक सम संख्या आ गई। क्यों आ गई सम संख्या? जब अगर किसी संख्या को अगर सम संख्या से गुणा करते हैं तो वो हमारा क्या आती है, हमेशा ही एक सम संख्या आती है। तो ये हमारी क्या आ गई, एक सम संख्या आ गई। केस सेकंड करेंगे जब हम, केस सेकंड में आर का मान क्या रखेंगे 1। तो जब आर का 1 मान रखते हैं तो 6Q प्लस 1, ये था हमारा क्या सम संख्या। ये क्या है हमारी विषम संख्या। और जब सम और विषम मिलेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक विषम संख्या बनेगी। उदाहरण के लिए अगर देख लेते हैं, हमारे पास एक सम संख्या हमने ले ली 4 और एक विषम संख्या ले ली हमने 3। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना बनना 7। और 7 क्या है हमारा एक विषम संख्या है। ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने 1। ठीक है, और इसी तरीके से हम केस 3 लेंगे। केस 3 में क्या रखेंगे, आर का मान 2 रखेंगे। 2 रखा तो क्या आया 6A प्लस 2। ये क्या आ गई हमारी एक सम संख्या आ गई। क्योंकि सम संख्या में अगर सम संख्या ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगी, एक सम संख्या। ये क्या है हमारा एक सम संख्या है। ये भी क्या है, एक सम संख्या है। और सम सम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो भी एक सम संख्या ही बनेगी। ठीक है, केस आ गया हमारा नंबर 4, जहां आर का मान कितना है हमारा 3। अगर आर का मान 3 रखते हैं हमारी उस इक्वेशन के अंदर तो क्या आएगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6Q प्लस 3। यहाँ ये क्या है सम संख्या है। यहाँ से हमने देखा सम संख्या है। प्लस 3 क्या है, एक विषम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, एक विषम संख्या, जो मैंने आपको बताया है। सम संख्या और विषम संख्या, विषम संख्या वो होती है जो 3 से भाग नहीं होती, और जो सम संख्या 3 से भाग होती है नहीं। जो विषम संख्या वो होती है जो 2 से कभी भाग नहीं होती। और सम संख्या क्या होती है, जो 2 से हमेशा भाग होती है। वो सारी क्या होती है, सम संख्याएं होती है। तो इसको नाम दे देंगे हम एक 3 नंबर। 2 नंबर हमारा केस आ गया अब 5। केस नंबर 5 में क्या है, आर का मान रखेंगे हम 4। जब आर का मान हम 4 रखते हैं तो हमारा क्या आ गया 6Q प्लस 4। इसी तरीके से ये 6Q प्लस 4, ये 6 क्या है, एक सम संख्या है। और 4 भी क्या है, एक सम संख्या है। सम सम जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो भी एक सम संख्या बनेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या है, आर का मान जब अगर हम 5 रखेंगे, आर का मान हम 5 रखते हैं तो क्या आ गया हमारा 6Q प्लस 5। 6Q प्लस 5 आ गया। और ये क्या है, 6Q सम संख्या। 5 क्या है हमारा, एक विषम संख्या। और सम और जब विषम मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, एक हमेशा एक विषम संख्या बनती है। तो इसका नाम रख देते हैं हम 3। अतः इक्वेशन समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या पता लगता है, 3 से क्या पता लगता है, जो हमारी स्टेटमेंट थी, जो हमारी इक्वेशन की रकम थी, हम वो लिख देते हैं कि 1 और 3, 2, 3 से हमें क्या पता लगता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमने सेकंड क्वेश्चन और सोल्व कर लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक
सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब सदस्य कितने हैं परेड में? 616। उसको एक टुकड़ी आर्मी की कितने सदस्यों की? 32 सदस्यों की आर्मी टुकड़ी के पीछे बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की संख्या समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यहाँ क्या दिखा हमने? अधिकतम संख्या। मतलब ये कह रहा है जो जितने भी समूह बनेंगे उसमें अधिक से अधिक समान संख्या कितने लाइन बन सकती है हमारे, कितने लाइन में बन सकते हैं। तो अधिकतम, जहां भी अधिकतम का प्रयोग होगा वहां क्या निकाल लेंगे हम? उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। और जहां भी अधिकतम की जगह अगर न्यूनतम वर्ड का प्रयोग होगा, शब्द का प्रयोग होगा, तो वहां हम क्या निकाल लेंगे? हमेशा एलसीएम। तो यहाँ कैसा वर्ड यूज हुआ है? अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या निकालेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे? इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। और एचसीएफ निकालने की मैंने विधि अभी हमें पढ़ी है पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हम निकालना है 616 और 32। ठीक है, यहाँ 616 क्या है? बड़ा है किससे? 32 से। यहाँ बड़ा 32 है तो हम यहाँ क्या प्रयोग कर सकते हैं? यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? 616 को हम लिख सकते हैं 32 गुणा में, और वो चीज हम यहाँ करके देखेंगे। 6 से 16 को 32 से भाग देखेंगे। 32 दूनी कितना होता है? 64। तो 64 ज्यादा हो जाएगा, 32 1 पे चलेगा 32। यहाँ क्या आ गया? इसने यहाँ से लिया तो 11, 11 में से 2 गया 9। यहाँ कितना बच गया? 5, 5 में से 3 गया 2, कितना आ गया? 29। तो यहाँ हमारा कितना आ गया? कितने पे चली? 1 पे। शेषफल कितना है हमारा? 29। ठीक है, तो शेषफल 29 आ गया। तो अभी क्या करेंगे हम? आगे उतारने अभी नहीं, अभी एक बार फिर उतारेंगे। कितना बच गया? 29। इसको उतारा कितना? 6 को। 6 से उतारने के बाद क्या बचा? कितने पे चलेगी? ये चलेगी 9 पे। अगर 9 पे चलाते हैं हम, 9 दूनी 18 का असली बची 1, और 9 तिये 27 और 1 28। कितना बच गया? 16 में से 8 गया 8। यहाँ कितना बच गया? 8, 8 में से 0 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो शेषफल यहाँ कितना बचा? 8। यहाँ शेषफल कितना बचा? 8। और चली कितनी है हमारे पे? 19 के ऊपर चली। ठीक है, तो यहाँ भी, यहाँ हम क्या देखते हैं? 8 क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? यूक्लिड प्रमेय थ्योरम दोबारा फिर लगाएंगे। चरण सेकंड में क्या आएगा? हमारा जो 32 था वो क्या आ जाएगा बाहर। जो हमारा शेषफल आता वो यहाँ गुना में, फिर इसको हम दोबारा से फिर भाग देखेंगे 32 को किससे? 8 से। 8 पे किस पे चलेगा? 4 पे। 8 चौका 32, और क्या आ गया? 0। किस पे चला? 4 पे। प्लस शेषफल क्या बचा? 0। यहाँ r क्या आ गया? 0। तथा भाज्य क्या है हमारा? भाज्य क्या है हमारा? 8। अतः HCF किसका? 616 और 32 का कितना आ गया? 8। तो हम सेना की जो कितनी टुकड़ियां हैं, समान टुकड़ियों में, दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभ कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 8। हर एक संख्या में कितने स्तंभों में कितनी कितनी संख्या हो सकती है? 8 संख्या हो सकती है। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m+1 के रूप में होता है। उसमें क्या बताया था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1+3 और +5 के रूप में हो सकता है। यहाँ क्या कहा है उसने कि कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, उसका वर्ग करने पर पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 को शुरू करते हैं। माना ए कोई भी कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा b का मान क्या है हमारा, 3 है। अगर b का मान 3 है तो अर्थात क्या हो जाएगा, हमारा जो r है वो क्या होगा, b से तो छोटा होता है हमेशा, तो 3 से छोटा होगा और 0 0 के बराबर हो सकता है। तो यह हमारे केस कितने बने, r का मान हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, अगर a को हम लिख सकते हैं 3q+r की फॉर्म में, और हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, q का मान हमारा क्या है, q का मान हमारा क्या है, m है। जैसे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दर्शाइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो कोई पूर्णांक क्या है वो m, और हमारा पूर्णांक क्या होता है, वो जो भी हमारा q होता है वो अलग से पूर्णांक होता है, उस q के लिए, उस q का नाम क्या है, क्या मान क्या है, m है। तो वहाँ हमें q का मान क्या रखना है, m रखना है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा 3m+r हो जाएगा। तो अब हमारा केस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट स्टार्ट करने तो क्या होगा, r का मान 0, यहाँ r का मान आप 0 रखते हैं तो 3m, r का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसने बोला स्क्वायर करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, हमारा a का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9m², और 3 9m² को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3m²। और अगर यहाँ उसने क्या बताया था कि किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर 3m की फॉर्म में होगा, m के रूप में होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, माना 3m² बराबर क्या मान लेते हैं हम, कैपिटल m मान लेते हैं। तो यहाँ जब हम मान रखेंगे तो हमारा a का स्क्वायर क्या आ गया, a का स्क्वायर क्या आ गया, 3m की फॉर्म का। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसी तरीके से हम अब आगे करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड क्या है हमारा, जब r का मान क्या है, 1 है। तो r का मान 1 हम रखेंगे इक्वेशन हमारी, इस इक्वेशन में जब हम r का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a = 3m+1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब दोनों तरफ फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये बात हमें आपको ऐसे ही लिखनी है हर बार। तो लिखेंगे क्या आ जाएगा, a², यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3m+1 का पूरे का स्क्वायर। और यहाँ हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला आता है, हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं पीछे वाले में, a+b का पूरे का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। वही हम यहाँ यूज करेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर कितना हो गया, 9m² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 3 दूनी 6m। ठीक है, अब m वाली वैल्यू को हम एक साथ लिख लेते हैं, +6m + 1। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ गया, 3, तो इसके अंदर क्या बच गया, 3m² + 2m प्लस में
1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू है ये माना 3m² प्लस 2m बराबर है कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ रखेंगे तो कितना आ गया 3m प्लस 1 कैपिटल M। इसका नाम रख लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब हमारा केस थर्ड, अब हम केस थर्ड पढ़ेंगे। केस थर्ड क्या कहता है हमारा, केस थर्ड जब r का मान क्या है 2, अगर r का मान हम 2 रखते तो क्या आ गया a इज इक्वल टू 3m प्लस 2। फिर से वही दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ गया इधर a² प्लस 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। वही से फिर फार्मूला जो हमने अभी देखा था वो यूज करेंगे। a का स्क्वायर कितना आ गया 9m² प्लस 4 प्लस 4 2a भी होता है ना, तो 2 3 दूनी 6 और दूनी 12m। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे m वाली वैल्यू को क्या करेंगे फिर से एक साथ करेंगे तो कितना आ गया m² प्लस 12m प्लस 4। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को यहाँ से करेंगे। इनमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बच गया 3m² प्लस 3 में से कितना निकाला 3 चौके 12m प्लस के 4। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन ने बोला था कि 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। तो ये आ गया। तो यहाँ हमें क्या बनाना है 1 बनाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m का स्क्वायर प्लस 4m, और 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इसमें से और इसमें से भी हम दोबारा से भी क्या निकाल लेंगे 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 3m² प्लस 4m प्लस 1, और ये आ गया हमारा 1 आ गया। तो हम यहाँ लिखें माना 3m² प्लस 4m प्लस 1 को क्या मान लेंगे हम कैपिटल M, क्योंकि जो इसको हम m की वैल्यू रखेंगे, कोई वैल्यू रखेंगे तो ये कट मतलब सोल्व होकर क्या आएगा एक वैल्यू ही तो आएगी। तो उस वैल्यू का नाम हमने क्या रख दिया m रख दिया। तो अब इसका रखेंगे तो कितना आ गया 3m प्लस 1 इक्वेशन 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वही जो हमारी स्टेटमेंट के अंदर है, क्या समीकरण 1, 2 और 3 से कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व हो गया। इस तरीके से हमने हमारे 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के सोल्व कर लिए हैं। और हमारा 5वां क्वेश्चन अब हम सोल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ क्या बता रहा था वर्ग, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बता रहा था उसमें कुछ भी नहीं बता, सीधा सिर्फ बता रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस तरीके का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला, उसका वर्ग करने के बाद वह इस रूप का हो सकता है। और क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वह क्या होगा 3m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ये भी क्वेश्चन हम उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरह से पहले क्वेश्चन हमने किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हम इसमें मानेंगे फिर दोबारा से वही, माना ए कोई
भी कैसा पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान हमने क्या मान लिया, 3, अर्थात जो r होगा हमारा वो क्या होगा, 3 से छोटा और बड़ा होगा। 3 हमने मान लिया, जिससे हमारे केस क्या बनेंगे, कम बनेंगे। ठीक है, तो हमारा केस r का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है हमें, कि a को लिख सकते हैं हम क्या, 3q प्लस r की फॉर्म में, और जो q है हमारा m क्या है, m, तो q को क्या लिख सकते हैं, m प्लस r। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ हमारे पास केस लगाएंगे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है, केस नंबर 1 क्या कहता है, r का मान जब क्या है, 0 है। जब r का मान इसके अंदर हम 0 रखेंगे तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3m। 3m को क्या लिख सकते हैं, e प्लस में 0, तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3m आ गया। अब उसने क्या कहा, इसका घन करने पर, अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ घन करने पर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम समीकरण में दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। जब हम दोनों तरफ घन करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इधर क्या आ गया, a का क्यूब, और उधर क्या आ गया, 3m का घन। 3 का जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 27m का क्यूब। और हमें किस चीज फॉर्म में चाहिए, 9m की फॉर्म में, तो इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, 9 को अलग निकाल लेंगे। 9 को अलग निकाल लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 3m का क्यूब। फिर यहाँ लिखेंगे माना 3m को क्यूब को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आ गया, 3m टाइप का, यहाँ आ गया मान 1। अब हमारा केस क्या आ गया, सेकंड। केस सेकंड में r का मान क्या है, 1। जब r का मान हम 1 रखेंगे तो a क्या आ गया, 3m प्लस 1। फिर वही से फिर दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ जब घन करेंगे तो इधर क्या आ गया, a का क्यूब, इधर करेंगे तो 3m प्लस 1 का क्यूब। अब हमारे आपको इस आइडेंटिटी का भी पता होना चाहिए, क्या a प्लस b की पावर जब हम 3 करते हैं तो क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 ab और a प्लस b, ये हमारा क्या होता है, इस आइडेंटिटी का फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे, क्या लिख करेंगे, अब पहले a का क्यूब कितना आ गया, 27m का क्यूब, प्लस b का क्यूब क्या आ गया, a का क्यूब कितना होता है, 1 प्लस 3 a का मान कितना है हमारा, 3m, b का मान क्या है हमारा, 1, ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 3m प्लस 1। ये हम सोल्व करेंगे तो 27m का क्यूब, 27m का क्यूब प्लस 1, और इसके बाद क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9m इंटू में 3m प्लस 1। दोबारा फिर सोल्व करेंगे, 27m का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27, 9 तिया 27m का स्क्वायर प्लस 9m। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो जो हमारे m वाले उनको एक साइड रख लेंगे हम, 27m का क्यूब प्लस 27m का स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। ठीक है, इस पूरे में से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम, 9 कॉमन निकाल लेंगे। 9 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 9 तिया 27m का क्यूब पर 9 तिया 27m स्क्वायर प्लस 9 निकाला तो यहाँ क्या बच गया हमारा, m प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे माना, जो इसे पूरी वैल्यू उसको क्या मान लेंगे हम, कैपिटल M, बड़ा वाला M मान लेंगे इसको।
ठीक है, बड़ा वाला m मान लेंगे, क्या मान लिया, कैपिटल M। तो जब इसका यहाँ रखेंगे वापस तो कितना आ गया, 9m + 1। ये हमारी आगे क्वेश्चन समीकरण सेकंड आ गई। अब हमारा एक केस और लास्ट केस बचता है, क्या, केस 3। केस 3 में क्या है, r का मान क्या है हमारा 2। जब r का मान हम 2 रखते हैं तो क्या आ जाता है, a = 3m + 2। अब वही फिर से दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या आ गया, a का क्यूब 3m + 2 का क्यूब। वो जो हमने आइडेंटिटी पहले लगाई थी वही वाली आइडेंटिटी यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैं अब आपको थोड़ा सा सोल्व करके बताता हूँ। इसका सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 27m का क्यूब + 2 का क्यूब कितना होता है, 8 + 3 × 3m ब्रैकेट में 2 गुना में इन दोनों का जोड़। ठीक है, तो अब यहाँ इकट्ठे m करेंगे सोल्व, 8 प्लस इसको अंदर मैंने 3 दिया, 9, 9 दूनी 18, 18m इंटू में 3m + 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, 27m का क्यूब + 8, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, m का स्क्वायर + 18 दूनी 36m। फिर से हम m वाली वैल्यू को एक साथ रखेंगे, कितना आ गया, 27m का क्यूब + 54m स्क्वायर + 36m + 8। ठीक है, और अब इनमें से क्या निकालेंगे हम, इन तीन वैल्यू में से क्या निकाल लेंगे, 9 को बाहर निकाल लेंगे। जब हम इसमें से 9 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जब इसमें से हम 9 को बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 9 बाहर निकाले 9 तिया 27m का क्यूब + 6m का स्क्वायर + 4m + का 8। हम यहाँ लिखेंगे फिर, माना 3m का क्यूब + 6m स्क्वायर + 4m को क्या मान लेंगे हम, बड़ा m। जब इसको बड़ा m माने तो यहाँ कितना हो गया, 4m + का 8। ये हमारी आएगी इक्वेशन 3। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 और हमारी जो 3 आई है, समीकरण 3 से कि कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक होता है का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। ये जो लास्ट की हमें समीकरण होती है, जो लाइन लिखती होती है, वो हम क्वेश्चन में से उठाते हैं, हम सेम की सेम जो उसने क्वेश्चन में पूछा था वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं और हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से हमने हमारे चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का सारे के सारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन निकाल लिए हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कहीं किसी तरह की कमी रहती है, कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बॉक्स में, और मैं आपका कमेंट ज़रूर रीड करूँगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा।